स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के विमान पर कोहरे की मार देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ जाते समय रास्ते से लौटा है सीएम का विमान और साथ ही विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये विमान लौटा है। सीएम के अचानक वापस लौटने से अधिकारियों में हड़कंप है। रात 9:50 पर सीएम का विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सीएम योगी के विमान पर कोहरे की मार देखने को मिली है। वापस विमान को लौटना पड़ा। लखनऊ जाते समय रास्ते से लौटा है सीएम का विमान, तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से विमान को वापस लौटाया गया। गोरखपुर एयरपोर्ट पर रुके सीएम के अचानक वापस लौटने से अधिकारियों में हड़कंप भी दिखाई दिया। तो रात 9:50 पर सीएम का विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा। तो सीएम योगी के विमान पर कोहरे की मार दिखाई दी। लखनऊ जा रहे थे, जिस दौरान रास्ते से ही सीएम का जो विमान है वो वापस लौटा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से विमान वापस लौटा। तो रात तकरीबन 9:50 पर वापस गोरखपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी उतरे। तो लखनऊ जाते समय रास्ते से लौटा है सीएम का विमान। कोहरे की मार यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से विमान को वापस लौटना पड़ा और सीएम के अचानक लौटने से अधिकारियों में हड़कंप भी। आपको बता दें गोरखपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी वापस लौटे विमान सहित। तो सीएम योगी के विमान पर कोहरे की मार दिखाई दी। तकरीबन 9:50 पर वापस लौटे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वापस लौटे। तो सीएम के अचानक वापस लौटने से अधिकारियों में हड़कंप है। रात 9:50 पर सीएम का विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से विमान को वापस लौटाया गया। तो विजिबिलिटी काफी कम थी, हालांकि ऐसे में यात्रा नहीं हो पाई। तो लखनऊ जाते समय रास्ते से लौटा है सीएम का विमान। तो कोहरे का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। आसमान में जिस तरीके से कोहरा था, विमान को वापस लौटना पड़ा। तो सीएम योगी का विमान वापस लौटा। तकरीबन 9:50 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरे सीएम योगी। लखनऊ जाना था, लेकिन लखनऊ की यात्रा नहीं कर पाए। विजिबिलिटी कम होने की वजह से विमान को वापस लौटाया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सुशील, क्या कुछ जानकारी? तकरीबन 9:50 पर वापस गोरखपुर एयरपोर्ट सीएम योगी को उतरना पड़ा। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कि कल रात 8:30 बजे सारे कार्यक्रम को खत्म करने के बाद जो है गोरखनाथ मंदिर से वो रवाना हुए थे और एयरपोर्ट के पर पहुंचे और वहां से फिर लखनऊ जाना था उन्हें। चूंकि आज कैबिनेट की बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक है, इसको लेकर के चूंकि सुबह फॉग बहुत ज्यादा रहता कोहरा, इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि रात में 8:30 बजे ही वो निकल जाएं। लेकिन वो उड़ान भरने के बाद तकरीबन आधे घंटे ही बाद यानी 10 बजे के आसपास वापस उन्हें आना पड़ा। चूंकि वहां पे कुछ भी इतना ज्यादा कोहरा था, विजुअलिटी इतनी जीरो थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में जो पायलट था उसने वापसी का जो है मुख्यमंत्री को बताया। तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी पायलट की समझदारी को समझते हुए तुरंत जो है वापस आने का निर्णय लिया और फिर वो वापस आ गए। और जैसे ही ये जानकारी यहाँ के अधिकारियों को मिली, चूंकि 3 दिवसीय दौरा था और इस दौरान जब सारे अधिकारी कोई रास्ते में था, कोई घर जा रहा था, जैसे ही जानकारी मिली, आनन फानन में फिर सारी सिक्योरिटी वापस हुई।
फ्लीट सारी वापस आई और उसके बाद एयरपोर्ट से फिर वापस वो गोरखनाथ मंदिर तकरीबन 10:15 बजे के आसपास आए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे का असर है। कोहरा पूरी तरीके से जो है, जो विजुअलिटी है वो पूरी तरीके से जीरो है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरें कि पूरी तरीके से कोहरे की जो चादर में पूरा शहर लिपटा हुआ है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो लखनऊ का जो हवाई दौरा था, उसके बाद से फिर वो वापस उन्हें गोरखपुर आना पड़ा। और अब ये है कि वो गोरखनाथ मंदिर में है और अब इसके बाद जैसे ही पायलट या फिर जिस तरह से विजुअलिटी मिलेगी, उसके बाद से फिर यहाँ से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी सुशील, बिल्कुल आपने जानकारी दी कि आज अहम कैबिनेट की जो बैठक है वो भी होनी थी, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी किस वक्त की बैठक होगी, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर में है? देखिए, निश्चित रूप से उनका कार्यक्रम पूरी तरीके से, जो कैबिनेट की बैठक का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से जो है स्थगित नहीं है, क्योंकि वो पहुंचेंगे जरूर रात में, इसीलिए वो निकल गए थे। लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था रात में, यहाँ से तो वो निकल गए, लेकिन लखनऊ पहुंचने के बाद उन्हें नीचे विजुअलिटी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्हें वापस होना पड़ा था। तो ये माना जा रहा है कि अभी जैसे थोड़ा सा दिन ढलेगा, यानी 9:30-10 बजे के आसपास धीरे धीरे जब कोहरा हल्का छटेगा तो फिर वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। चूंकि कैबिनेट का ये बैठक है और इस कैबिनेट में अभी जल्दी मंत्रियों का विस्तार होना है, उसको लेकर के ये अहम बैठक माना जा रहा है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ का उसमें पहुंचना बहुत जरूरी है और वो अभी 10 से 11 बजे के आसपास यहाँ से फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे, अगर विजुअलिटी कम रही तो। बिल्कुल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं कृषि कानूनों को लेकर देश भर में जारी प्रदर्शन के बीच में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों की आपत्तियों और शंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन किए जा सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार लिखित में भरोसा देने के लिए भी तैयार है। किसान सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर विचार करें और जब भी वो बात करना चाहेंगे तो सरकार वार्ता करेगी। कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनते और कानून को रद्द नहीं करते तो हम रेलवे ट्रैक को भी ब्लॉक कर देंगे। देश के सभी लोग पटरियों पर उतरेंगे, आंदोलन को और भी तेज करेंगे। तो एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने, जहां सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि अब प्रदर्शन को और भी ज्यादा तेज करेंगे, रेलवे ट्रैक यानी कि अब हम पटरियों पर उतरेंगे। तो किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। किसानों का ऐलान है कि अब यह प्रदर्शन और भी तेज होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो दूसरे लोग हैं लगे हुए हैं। एक तरफ बात भी की जा रही है, कितना दोगलापन है सरकार। मिर्जापुर में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सपाइयों ने आज आपको बता दें कि भैंस के आगे बीन बजाकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कहा कि जिस प्रकार भैंस बीन की आवाज को नहीं समझ सकती, वैसे ही ये केंद्र सरकार अपने कानों में तेल डालकर किसानों की बात को नहीं सुन सकती और जब तक काले कानूनों को सरकार नहीं हटाती तब तक सपा पार्टी विरोध और आंदोलन भी करती रहेगी। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून किसान विरोधी ये सरकार। ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। किसान आंदोलन के समर्थन में अनोखा ये प्रदर्शन। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से अनोखा प्रदर्शन किया गया। भैंस के आगे बीन बजाकर ये प्रदर्शन।
देश के इतिहास में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी और जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि जो दिन है ऐतिहासिक है और मील का पत्थर भी साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत के लोग ये प्रण करें कि हमारे लिए देश की चिंता अपनी चिंता होगी और देश का संविधान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। देश की अखंडता सबसे पहले होगी। नए संसद भवन की नींव पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी। तस्माद्यद्यपि दूरैव पशून् लभते गृहामेवैनानादिगमिषति गृहाहि पशूनां प्रतिष्ठा नरेय प्रजां मे गोपाया अमृतत्वा। तो आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा ये नया संसद भवन। वक्त की जरूरत है, नए भारत की पहचान है। ये तमाम बातें पीएम की ओर से कही गई। 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं इस पर निर्भर है। इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं गृह वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितम्। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना से बचने के लिए दूरी बनाना है और मास्क भी लगाना है। आज से 7 साल पहले भारत पूरी दुनिया को देखता था। आज देश विकास के उस मुकाम पर खड़ा है जहां अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया भर के देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये मुमकिन हुआ है उस नेतृत्व की वजह से जिसमें देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि भारत में लागू की गई नई शिक्षा नीति देश में बड़ा परिवर्तन लाएगी। आज हर बच्चा तकनीक से जुड़ा है। अगर नकारात्मक शक्तियां बच्चे को घेरेंगी तो उसको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए तकनीक का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो वैक्सीन निर्माण की लगी हुई जो लेबोरेटरीज है उन सबका स्वयं निरीक्षण किया है। जनवरी तक वैक्सीन भी आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती है उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सब देख रहे हैं जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरतनी। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर दक्षिण 24 परगना जिले में गुरुवार को पथराव की घटना हो गई और जेपी नड्डा ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार काम कर रही है वो पूरी तरह से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। जेपी नड्डा ने कहा कि आज जो घटना हुई वो दिखाती है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, अराजकता और साथ ही असहिष्णुता कायम है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में किसी राजनीतिक बहस की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ममता सरकार काम कर रही है वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है और साफ तौर पर दिखाती है कि असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता है। और सीएम योगी ने घटना की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को उन्होंने घेरा। ट्वीट करते हुए सीएम योगी ने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस आगामी चुनावों में हार से डरी हुई है। यह हमला संभावित हार से उपजी हताशा का प्रतीक है। यह घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर यह हमला हुआ था और आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। तो बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर यह हमला हुआ था। पत्थर से उनकी गाड़ी पर यह हमला किया गया था।
वहीं वाराणसी में बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति से ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हटाना है, ममता को हटाना है। ममता बनर्जी हटाना है। मेरठ में 13 दिसंबर को मेरठ आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम। अत्याधुनिक केंद्रीय पुस्तकालय का भी करेंगे उद्घाटन और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में भी आएंगे सीएम। तो कई अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण भी इस दौरान किया है। तो अत्याधुनिक केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन भी करेंगे। 13 दिसंबर को मेरठ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कई अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण भी किया है, जायजा लिया है। समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि नई संसद की जरूरत तो है, लेकिन सरकार ने सभी विकास कार्य को रोक दिया है। पहले जनता के लिए विकास कार्य होने चाहिए थे और साथ ही हिंदू रीति रिवाज से संसद के भूमि पूजन को लेकर सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और देश में सबका बराबर का हक है और कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देता आप धार्मिक रीति रिवाज से सरकारी कामकाज करें। इससे पहले देश में कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। यानी कि संसद निर्माण को लेकर सपा सांसद का यह बयान सामने आया है। तो सरकार ने सभी विकास कार्यों को रोक दिया और हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन पर भी अब सवाल उठाए हैं। तो संसद निर्माण को लेकर सपा सांसद का यह बयान सामने आया है। हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन करने पर सवाल उठाए, कहा हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में सरकारी चीजों का हिंदू रीति रिवाज के साथ मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि हमारा कानून जो धर्मनिरपेक्ष कानून है और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी लोग रहा करते हैं। सबका इस देश पे बराबर का हक है। सब धर्म के मानने वालों का देश के ऊपर बराबर का हक है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप धार्मिक रीति रिवाजों से सरकारी काम करें। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। अगर आपको करना ही है तो फिर सब धर्मों के लोगों के रीति रिवाज उसमें शामिल करें, वरना सिर्फ एक धर्म के रीति रिवाज से आप काम करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग अपने आप को आइसोलेट हुए महसूस करेंगे। वहीं सीतापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल राही का निधन हो गया। आपको बता दें कि 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जिला अस्पताल में ली अंतिम सांस। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन पर शोक की लहर दिखाई दी। 86 साल की उम्र में रामलाल राही का निधन, जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो रामलाल राही का निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता का निधन हुआ है और शोक की लहर कांग्रेस पार्टी में। जिला अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीमार चल रहे थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन पर शोक की लहर दिखाई दी। तो 86 साल की उम्र में रामलाल राही का निधन। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया राज खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत प्रयागराज में अतीक अहमद, विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा, अशोक यादव, बच्चा पासी सहित 2 दर्जन माफिया और हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण को पीडीए ने ध्वस्त किया है। इसी कड़ी में प्रयागराज के झसी थाने के हिस्ट्री शीटर छुट्टनगिरी के 500 वर्ग गज में बने अवैध निर्माण को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया है। छुट्टनगिरी नामी क्रिमिनल है, उसके ऊपर हत्या के प्रयास, बलवा, रंगदारी सहित 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है और इस वक्त वो जेल में बंद है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
आज सरकार का पॉलिसी निर्णय है पूरे प्रदेश के लिए कि समस्त अपराधियों, गैंगस्टर्स, हिस्ट्री शीटर के कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके क्रम में आज जनपद प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी छोटनगिरी का 2 फ्लोर का अवैध कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज है। ये थाना झूसी का हिस्ट्री शीटर है, वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। इसको पूरा डिमोलिश करवा रहे हैं हम लोग। इसके उपरांत इनका विरोधी है, राइवल ग्रुप है ऋषि भारतीय, उसके द्वारा भी एक अवैध रूप से मार्केट का निर्माण किया गया है। 10 से 15 दुकानें उसमें निर्मित हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर मुल्तानी कूका कप सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मिष्टी, हाँ? क्या हम तेरा मेकअप यूज कर सकते हैं? मैं मेकअप नहीं लगाती। सोने जैसा ग्लो विदाउट मेकअप इम्पॉसिबल। लेट्स चेक। वीको टर्मरिक क्रीम, मेरा नेचुरल मेकअप। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। जब दर्द जकड़ ले तब सिर्फ रेली स्प्रे। कंप्लीट रिलीफ मतलब रेली स्प्रे। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए policybazaar.com पर आओ। 20 से ज्यादा कंपनीज की पॉलिसीज कंपेयर करो, क्या कवर्ड है क्या नहीं ये चेक करो, प्राइसेस कंपेयर करो और पैसे बचाओ, और छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी पाओ। policybazaar.com। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। दाल से लेके चीनी तक सब कुछ खाना है तो वीको दालचीनी पेस्ट से ब्रश करो और खाओ वीको वज्रदंती, अब दालचीनी फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। बच्चे का समय से ना बोलना यानी डिलेड स्पीच या रुक रुक के बोलना, डोंट वरी। 20 दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार एग्रोसिप का बातूनी सिरप है ना। बातूनी सिरप बोलने में तो मदद करे ही, बच्चे को दिमाग से भी बनाए चुस्त। बातूनी बच्चे लगे अच्छे। मिष्टी, हाँ? क्या हम तेरा मेकअप यूज कर सकते हैं? मैं मेकअप नहीं लगाती। सोने जैसा ग्लो विदाउट मेकअप इम्पॉसिबल। लेट्स चेक। वीको टर्मरिक क्रीम, मेरा नेचुरल मेकअप। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दाल से लेके चीनी तक सब कुछ खाना है तो वीको दालचीनी पेस्ट से ब्रश करो और खाओ वीको वज्रदंती, अब दालचीनी फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield
elco+@piccadilly.com, elco+@piccadilly.com. जिनकी कलम लिखती है पुख्ता खबर, महज अनुमान नहीं, जिनकी नजर से खबर का बचना आसान नहीं, जो सियासत की हर एक नब्ज को टटोलते हैं, जब बोलते हैं तो निर्भीक होकर बोलते हैं, जिनकी कलम लिखती है निष्पक्ष अक्षर अक्षर, जो है पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर। अरविंद चतुर्वेदी, संपादक, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बड़ी खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मान मनोबल के बीच में सरकार की किसानों को दो टूक बातचीत के लिए सभी दरवाजे खुले, लेकिन कृषि कानून नहीं होंगे रद्द। चर्चा के लिए हमेशा तैयार सरकार। किसानों को मनाने में जुटी सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों का हित सबसे ऊपर। किसान संगठन एक बार फिर सरकार के संशोधन पर करे विचार। सरकार एमएसपी पर लिखित देने को तैयार। मोदी ने रखी नए संसद भवन की आधारशिला। पीएम मोदी बोले, संसद भवन वक्त की जरूरत, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं करेगा पूरा। मंगलेश डबराल के निधन पर सीएम ने किया ट्वीट। सीएम ने ट्वीट करके मंगलेश डबराल को दी श्रद्धांजलि। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, आप हम सभी के बीच सदैव जीवित रहें। आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आप कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। 12 दिसंबर को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का करेंगे दर्शन। हल्द्वानी में घने कोहरे ने दी दस्तक। पहाड़ों समेत तराई इलाकों में कोहरे की चादर। विजिबिलिटी पे भी पड़ा असर। घरों में कैद होने पर मजबूर लोग, वाहन की लाइट जलाकर चलने को मजबूर।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में फिर बेकाबू हुआ है कोरोना संक्रमण। आपको बता दें गुरुवार को 830 नए संक्रमित मिले हैं। 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, 513 हुए हैं ठीक। फिलहाल राज्य में 5742 सक्रिय मरीज हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल राज्य में 5742 सक्रिय मरीज। तो वहीं पर राज्य में कुल संक्रमित की जो संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश में फिर से बेकाबू हुआ है कोरोना संक्रमण। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गुरुवार को 830 नए संक्रमित मिले हैं। आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है, 513 ठीक हुए हैं और फिलहाल राज्य में 5742 सक्रिय मरीज भी दिखाई दे रहे हैं और कुल संक्रमित की जो संख्या है उसमें भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रदेश में फिर बेकाबू हुआ है कोरोना संक्रमण। ग्राफ में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में हालात जो थे वो बेहतर थे, लेकिन एक बार फिर से ये इजाफा और 12 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है और यही वजह है कि संक्रमित की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और कुल आंकड़ों में भी तेजी के साथ ये इजाफा हो रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। प्रदेश में फिर बेकाबू हुआ है कोरोना संक्रमण। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त राज्य में कुल संक्रमित की संख्या 80,000 के पार। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। प्रदेश में फिर बेकाबू हुआ है कोरोना संक्रमण। तो गुरुवार को 830 नए संक्रमित भी मिले हैं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है, 513 मरीज हुए हैं ठीक। फिलहाल राज्य में 5742 सक्रिय मरीज है। ग्राफ में इजाफा देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से ये इजाफा चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी, ताजा अपडेट क्या है? एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में लगातार जो है वो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटों में की अगर मैं बात करूं तो 830 नए मामले सामने आए हैं और अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 12 लोगों की मौत भी हुई है। यानी कि अगर उत्तराखंड में अभी तक देखा जाए तो एक बार फिर से कोरोना बम जरूर फूटा है और कहीं ना कहीं जो मरीजों की तादाद है वो लगातार बढ़ी है। 5742 इस वक्त पूरे प्रदेश भर में कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि अभी तक 80,486 मामले पूरी तरह से सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी 90% से ऊपर है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी 16,661 जो जांच की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अभी आनी बाकी है। हालांकि अगर बात करें तो कई उत्तराखंड के ऐसे जिले हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग करवाई जा रही है, सैंपलिंग करवाई जा रही है। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो तकरीबन अभी तक 25% से ज्यादा वहां पर सैंपलिंग की जा चुकी है और लगातार जो बाहर से जो लोग पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी सैंपलिंग की जा रही है। चेक पोस्ट की अगर बात करें, जो उत्तराखंड की जो कई सारे ऐसे चेक पोस्ट हैं वहां पर स्पेशल जो टीमें भी वहां पर गठित कर दी गई हैं। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो आशा रोड़ी जो चेक पोस्ट है वहां पर स्पेशल टीम बनाई गई है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से लेकर बाहरी सीमाओं से लगा हुआ वो सीमाएं हैं, तो वहां पर भी सैंपलिंग की जा रही है। बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों पर भी निगाह रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से अब एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में चौंका देने वाले हैं, क्योंकि एक गंभीर विषय ये भी है कि 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है, तो ये अपने आप में काफी चिंता का विषय भी है। हालांकि सरकार भी जरूर ये कर रही है कि हम कोरोना से निपटने के लिए तमाम जो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। जो वैक्सीन है उसके लिए भी यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है कि किस जब वैक्सीन आएगी तो वो कहाँ पहले लगवाई जाएगी, कौन कौन से वर्ग में वो लगवाई जाएगी। ये पूरी रणनीति अभी बीती कैबिनेट में सरकार ने अपनी बात की थी। कुल मिला के तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन दूसरी ओर अभी जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं ये काफी गंभीर विषय बनता जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हम फिलहाल देख रहे हैं, बीच में ये आंकड़े थोड़े से कम जरूर हुए थे, लेकिन लापरवाही एक बड़ी वजह है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा को कितना बेहतर किया गया है, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा क्या कुछ कहती?
स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जो अमिता उप्रेती है, डीजी हेल्थ है, उनकी तरफ से लगातार बैठकें भी ली जा रही हैं। 20 जिलों के जो सीएमओ हैं उनको आदेशित कर लिया गया है कि वो जिनके जहां पर भी जो अस्पताल हैं वहां पर तुरंत जो टेस्टिंग की व्यवस्था वो कर ली जाए, और खासकर ये है जो मास्क वगैरह है और सैनिटाइजर वितरण है वो लगभग हर गाँव में जो कैंप है, कैंप लगाने की बात की जा रही है। कुछ गाँव में कैंप लगाया भी जा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस की सबसे बड़ी इसमें ये चीज आती है, तो अवेयरनेस के कैंप भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही उन कैंपों के जरिए मास्क और सैनिटाइजर भी वितरण भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर यह है कि जो टीमें हैं, स्वास्थ्य विभाग ने अपनी छोटी छोटी कई इकाइयों में टीमें बनाई हैं, उन टीमों को भी कई जगहों पर भेजा गया है ताकि जो जिस तरह से अवेयरनेस है वो वहां पर किया जाए, और डॉक्टरों का जो परामर्श है वो भी वहां पर लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। तो इस कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार चौकन्ना है। इसके साथ साथ ही जो जिला प्रशासन है, तमाम जो 13 जिलों का जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग भी तेजी से करवाई जा रही है। और दूसरी ओर अगर कुछ जिलों की बात मैं करूं तो कुछ जिलों में अपने जो बॉर्डर एरिया है, क्योंकि जो जिलों का जो बॉर्डर एरिया वहां पर सीसी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई अगर बाहर से आने वाला कोई जो संदिग्ध जो आदमी है उनको भी तुरंत उनकी सैंपलिंग भी करवाई जाए, ताकि कोई बाहर से कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी भी तुरंत सैंपलिंग करवाई जाए। ये बड़ी बात फिलहाल कई जगहों पर जिला प्रशासन भी कर रहा है। जी बिल्कुल संदीप, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। देश के इतिहास में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव भी रखी, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि आज का दिन अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भूमि पूजन किया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी पढ़ी गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम आरंभ हुआ और इसके संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में पीएम ने परंपरागत विधि विधान के साथ आधारशिला रखी। संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई देशों के राजदूत इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है और हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर
गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ। अगर इमारत के ढांचे के बारे में बात करें तो नई इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी। 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड होगा। नई बिल्डिंग में 3 फ्लोर होंगे, 2 मंजिल उसके ऊपर होंगी। सांसदों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट पहले से आरामदायक होगा। 2 सीटर बेंच होगी, एक सीट पर 2 सांसद बैठेंगे। दरअसल ये बदलाव क्यों किया गया है ये भी समझ लीजिए। पुरानी भूमि को मरम्मत की जरूरत थी। एसी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, वेंटिलेशन में बदलाव की जरूरत थी। दोनों सदनों में बैठने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत, मंत्रालयों के ऑफिस को एक जगह लाने की जरूरत। हालांकि निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो सकता है क्योंकि इस संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संसद का यह नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 13.4 किलोमीटर लंबे राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण या फिर पुनरुद्धार किया जाना है। और अब संसद भवन परिसर में लोकतंत्र का नया मंदिर आकार लेने को तैयार है। वाकई देश के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। रावत ने बंगाल के दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला अत्यंत कायराना हरकत बताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की, बंगाल की सरकार हर हाल में विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। तो सीएम त्रिवेंद्र ने घटना की निंदा की है। ट्वीट के जरिए वो निंदा करते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत कायराना हरकत है और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। विरोध के स्वरों को सुनना ही लोकतंत्र है, लेकिन बंगाल की जो सरकार है वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। तो ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर यहां पर की है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। सीएम त्रिवेंद्र ने घटना की निंदा की। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट भी किया। मंगलेश डबराल जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने लिखा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित श्री मंगलेश डबराल जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। आपकी रचनाओं के माध्यम से आप हम सभी के बीच सदैव जीवित रहेंगे। ओम शांति। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली से आए आप नेता अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटे हैं। इसी क्रम में दिल्ली से आप विधायक प्रवीण कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की रानीपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया है। इस दौरान आप विधायक प्रवीण कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन को दोनों पार्टियों ने किया, लेकिन यहाँ विकास नहीं किया गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार भी बनाएगी। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आपकी एंट्री 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने अब कमर कस ली है पूरी तरीके से। जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं नेता। तो रानीपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने बैठक भी की। जो अपने सारे सरकारी स्कूल को अपना मानती है। दिल्ली में 1200 सरकारी स्कूल कोटा कैबिनेट में पढ़ाई हो रही थी। इस तरीके से पूरे उत्तराखंड में इस तरीके से यहाँ पे तमाम उत्तराखंड में इसी तरीके के स्कूल जो है पूरे उत्तराखंड में खोले जाएंगे। इसी तरीके के स्कूल जो है बड़ी क्लास जो अपने सारे सरकार 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत मजबूत चुनाव लड़ने जा रही है।
और जिस तरीके से भाजपा ने पिछले 5 साल में शासन किया, वो शासन से पूरे उत्तराखंड के लोग जो हैं बहुत त्रस्त है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार से लगातार रोज़ाना नए के नए घोटाले जो हैं इस उत्तराखंड सरकार में आते हैं। कभी कर्माकर बोर्ड का आता है, कभी छात्रवृत्ति का घोटाला आता है। तो इससे तमाम पूरे उत्तराखंड के लोग परेशान हैं। दिल्ली मॉडल जो है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल यहाँ के लोगों की चर्चा में है, उत्तराखंड के लोगों की चर्चा में कि जिस तरीके से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया है, उसी तरीके काम जो है उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद उसी मॉडल पे काम होगा। इसकी चर्चा जो है पूरे उत्तराखंड में है और लोगों में काफ़ी रुझान है, लोगों में काफ़ी इंतज़ार है आम आदमी पार्टी का यहाँ की सत्ता में आने का। कुंभ मेले की तैयारी अब जोरों शोरों पर है। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर सफाई व्यवस्था तक इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि हर की पौड़ी जिले की पुलिस को भी मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि 80 कांस्टेबल के साथ सीओ पौड़ी समेत 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स को कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे वो, जिससे कुंभ में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एसएसपी पौड़ी ने यह भी बताया कि कुंभ मेले में अतिरिक्त फोर्स लगाने के चलते अन्य जिलों में कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, उसके लिए मैन पावर को बढ़ाने के लिए करीब 450 PRD जवानों के साथ ही होम गार्ड्स की मुस्तैदी जिले में की गई है। उनको मैंने कम कर दिया है, ऑफिस में और यूनिट्स में ज़्यादा लोग थे, उनको मैंने कम कर दिया है। एंड हमारे पास होम गार्ड और PRD हैं, सो लगभग 430 हैं, जनपद में नियुक्त हैं। सो उनको हमने अच्छा सा यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हमने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। एंड कौन कौन वेपन ट्रेंड हैं उनको भी हम अच्छा से हमारा मैन पावर का उपयोग कर रहे हैं, उनका मैन पावर को। इसके अलावा हमारा फायर सर्विस है, सो अन्य हमारा यूनिट्स है, उनको भी हम समय समय पर ड्यूटी लेते रहेंगे। अभी मैन पावर का कमी है, फिर भी हमने अभी अच्छा से एक ड्यूटी चार्ट बना दिया है, उसको इफेक्टिव मैन पावर को हम यूज़ कर रहे हैं। कुंभ मेले 2021 में आने वाले साधु संतों एवं श्रद्धालु की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सभी अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके तहत मेला प्रशासन सभी अखाड़ों में निर्माण कार्य भी करवा रहा है। और कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में साधु संतों और अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी हरवीर सिंह ने कहा कि अखाड़ों में भंडारा और संगत हॉल के निर्माण के लिए सरकार द्वारा धनराशि अखाड़ों को दी जा रही है, जिसके तहत निर्मल अखाड़े में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। मेले में आने वाले साधु संतों और तीर्थयात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष ज्ञानदेव महाराज ने भी कहा कि अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह की मौजूदगी में साधु संतों के साथ मिलकर निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो गया। अखाड़े में भंडार संगत हॉल का निर्माण कराया जाएगा, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के काम भी आएगा। इस कोने में लगा दो, इस कोने में लगा दो, बाकी बीच में लगा दो। हम पहुंच रहे हैं। बाजपुर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भले ही प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही हो, तो वहीं पर खेल प्रतिभाओं को तराशने, उनको मंच देने के लिए बाजपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन आगे आए हैं। बाजपुर इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति ने शिक्षा ग्रहण करने वाले नगर के अन्य युवाओं के लिए भी मिनी स्टेडियम की तर्ज पर एक आधुनिक खेल मैदान बनाने का वादा किया, जिसको लेकर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अविनाश शर्मा ने मैदान को तैयार कराने के लिए कार्य शुरू करा दिया है। युवाओं को अपनी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बाजपुर इंटर कॉलेज समिति के अध्यक्ष पंडित अविनाश शर्मा से मिनी स्टेडियम उपलब्ध कराने की मांग की थी। और पंडित अविनाश शर्मा ने खुद ही ट्रैक्टर की मदद से मिनी स्टेडियम को तैयार करने के लिए कार्य का शुभारंभ किया। और इस दौरान पंडित अविनाश शर्मा ने कहा है कि वो खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, ऐसे में वो खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 22 कैबिनेट मंत्री होने के बाद बाजपुर के युवाओं को स्टेडियम उपलब्ध ना होना, ये बात उस क्षेत्र की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने बताया कि इंटर कॉलेज के मैदान में बनने वाले मिनी स्टेडियम में फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट के साथ साथ इंडोर बैडमिंटन और रेसिंग ट्रैक की सुविधा खिलाड़ियों को दी जाएगी।
स्वयं की जा रही है। आप ये देख सकते हैं जिसकी फील्ड में ही पकड़े थे हम भी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।